इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई महीनों से जसवंत सिंह बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके जसवंत सिंह के निधन पर संवेदना जताई है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है, जसवंत सिंह ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान देश की सेवा पूरी मेहनत के साथ की। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और विदेश विभाग के मामलों में दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। और अब खबर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने शनिवार को सबसे बड़ी पूछताछ की है। एनसीबी ने शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से 5.5 घंटों तक सवाल जवाब किए। तीनों एक्ट्रेस से एनसीबी ने ड्रग्स को लेकर कई सवाल किए। पूछताछ के दौरान दीपिका, सारा और श्रद्धा यानी तीनों ने ड्रग्स कंज्यूम करने की बात से इनकार किया, ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। पूछताछ के दौरान तीनों ने एनसीबी के सवालों का सीधा जवाब भी नहीं दिया। ज्यादातर सवालों पर या तो एक्ट्रेसेस खामोश रहीं, तीनों खामोश रहीं, या फिर गोलमोल सा जवाब दिया। जिस तरह के जवाब दीपिका ने दिए हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। केस की जांच को आगे बढ़ाने और सबूतों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी की टीम ने दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इससे पहले एनसीबी रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबाटा और जया साहा के मोबाइल फोन भी जब्त कर चुकी है। वहीं ड्रग्स गैंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स माफिया उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ भले ही खत्म हो गई, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। फिल्म तो अभी बाकी है। टेबल की एक तरफ दीपिका पादुकोण थी और दूसरी तरफ दिल्ली से पहुंची एनसीबी की एसआईटी के अधिकारी। एनसीबी के अधिकारियों के सामने बॉलीवुड की मस्तानी असहज थी, घबराई हुई थी, चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। शनिवार को दीपिका से 5.5 घंटे की पूछताछ तो खत्म हो गई, लेकिन एनसीबी को उन सवालों का जवाब नहीं मिला जिनकी उन्हें तलाश थी। एनसीबी को लगने लगा कि बॉलीवुड में जिस ड्रग्स गैंग के राज की उन्हें तलाश है, उस गैंग की बॉस तो दीपिका पादुकोण है। इसीलिए एनसीबी ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद दीपिका को भी नहीं थी। एनसीबी ने दीपिका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। अब एनसीबी दीपिका के मोबाइल से डेटा रिट्रीव करेगी। साफ है कि दीपिका का मोबाइल ड्रग्स गैंग के कई राज खोल सकता है। दीपिका पादुकोण जैसे हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची, सबसे पहले उनका मोबाइल फोन ले लिया गया और कहा गया कि उनके मोबाइल से डाटा बैकअप लेना है। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण को उनके आरोपों के बारे में बताया। ड्रग्स केस में दीपिका का मोबाइल उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। दीपिका के मोबाइल में ड्रग्स गैंग के राज छिपे हैं। यह दीपिका के उस ग्रुप चैट से साबित हो चुका है जिसमें दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से माल मांग रही थी। दीपिका ने पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। सबसे अहम एविडेंस दीपिका की व्हाट्सएप चैट है जो पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है। दीपिका, करिश्मा और जया साहा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 32 चैट्स में से 19 बार दीपिका की तरफ से मैसेज भेजे गए। किसी मैसेज में कमीशन तो किसी में ड्रिंक्स की बात थी। इन्हीं मैसेज में हैश और वीड का जिक्र भी किया गया है। कम से कम 5 बार हैश, वीड और इसकी डिलीवरी को लेकर बात हुई है।
दीपिका पादुकोण से सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने डायरेक्ट उनकी ड्रग चैट दिखाकर सवाल जवाब करने शुरू किए। एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में, जिसकी वो खुद एडमिन हैं, वो ड्रग की बातें क्यों कर रही हैं? क्या दीपिका पादुकोण ड्रग लेती हैं? क्योंकि इस चैट में उन्होंने हैश की मांग की थी। क्या उन्होंने करिश्मा से कितनी बार ये हैश मंगाया है? वो किस किस लोगों को जानती हैं? जिस अमित का जिक्र इस चैट में किया गया है कि वो दीपिका के लिए हैश अरेंज कर देगा, क्या वो ड्रग पेडलर है? एनसीबी का एक्शन आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से दीपिका से 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई है, उससे एक और बात साफ है, वो ये कि दीपिका की मुश्किल अभी कम होने वाली नहीं है। दीपिका से शनिवार करीब 10 बजे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था। शुरुआत में दीपिका खामोश रही, क्योंकि वो इसी तरह की तैयारी करके आई थी। किसी भी सवाल का कोई सीधा जवाब देने से बचती रही। लेकिन जब व्हाट्सएप चैट की बात सामने आई, तो दीपिका के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश पहले ही कबूल कर चुकी थी कि दीपिका ने उनसे चैट की थी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने पूछताछ में जो बड़ी बातें बताई, वो ये हैं कि दीपिका ने करिश्मा से व्हाट्सएप चैट की बात कबूली है। दीपिका ने माना है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, लेकिन ड्रग्स लेने के सवाल पर दीपिका खामोश रही। दीपिका ने एनसीबी से कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। हैश को लेकर भी दीपिका ने गोलमोल जवाब दिया। ड्रग्स लेने की बात पर दीपिका ने सिर्फ इतना कहा कि वो नॉर्मल स्मोक करती हैं। साफ है कि दीपिका ने पूछताछ में न ड्रग्स लेने की बात कबूली है और न ही ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी है। दीपिका पादुकोण को जब उनकी ड्रग चैट दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या आप हैश लेती हो, क्योंकि उन्होंने करिश्मा से हैश की मांग की थी, इस पर एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोड वर्ड में नॉर्मल स्मोकिंग को वो हैश कह रही थी। लेकिन एनसीबी दीपिका पादुकोण के सवालों से, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। 5 घंटे की पूछताछ के दौरान बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सीधे जवाब देने से बचती नहीं। कई सवालों पर चुप्पी साध ली, लेकिन एनसीबी के अधिकारी भी पूरा होमवर्क करके पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के तीखे सवालों के सामने दीपिका ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान दीपिका कम से कम 3 बार एनसीबी अधिकारियों के सामने रो पड़ी, लेकिन एनसीबी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि उन्हें ड्रग्स को लेकर सच बताना ही होगा। दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से भले ही इनकार किया है, लेकिन एनसीबी बॉलीवुड की मस्तानी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। यानी एनसीबी ने दीपिका को क्लीन चिट नहीं दी है। अब एनसीबी दीपिका के मोबाइल का डेटा रिट्रीव कर एक बार फिर दीपिका को पूछताछ के लिए बुला सकती है। यानी दीपिका की मुसीबत अभी खत्म होने वाली नहीं है। दिनेश मौर्य, राजीव सिंह के साथ अभय पाराशर, इंडिया टीवी, मुंबई। शनिवार को सिर्फ दीपिका ही नहीं, बल्कि सारा और श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने पूछताछ की। दोनों से करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। खास बात यह भी रही कि दोनों ने साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली है। तो सवाल यह है कि रिया के बयान और वो ड्रग्स चैट आखिर किसके लिए थे। इस बीच एनसीबी ने सारा और श्रद्धा कपूर दोनों के फोन जब्त कर लिए हैं। इन फोन्स को एनसीबी अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। माना जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच के बाद कुछ ना कुछ नए राज सामने आ सकते हैं। क्या सारा अली खान के मोबाइल फोन से सामने आएगा ड्रग्स का राज? क्या श्रद्धा कपूर के फोन में छिपी है बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर? क्या मोबाइल खोलेगा सारा श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन? ये सवाल उठने लाजमी है। शनिवार को लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने दीपिका के साथ साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा के मोबाइल फोन को जब्त किया है। अब एनसीबी दोनों के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। कॉल डिटेल्स और चैट से ड्रग्स कनेक्शन का पता लगाया जाएगा। ड्रग्स केस में सारा अली खान इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका कोई ड्रग्स चैट सामने नहीं आया है।
एनसीबी को ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है जिसमें सारा किसी से ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं या ड्रग्स लेने की बात कह रही हैं। अब तक की जांच के मुताबिक पूछताछ में सारा ने माना है कि सुशांत कई बार शूटिंग के दौरान वीड लेते थे, लेकिन सुशांत को ड्रग्स देने की बात से इनकार किया। सारा ने माना कि वो कभी कभी सिगरेट पीती हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन कभी नहीं किया। सारा ने माना कि वो सुशांत के साथ पावना फार्म हाउस में पार्टी करती थी, लेकिन इन पार्टियों में वो ड्रग्स नहीं लेती थी। सारा ने यह भी माना कि उसने सुशांत के साथ काफी वक्त बिताया है, फॉरेन ट्रिप पर भी गई हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी ड्रग पेडलर से संपर्क नहीं किया। सारा अली खान से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर रखी थी। यह लिस्ट रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर बनाया गया था। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को सुशांत और सारा के बारे में काफी कुछ बताया, जिसका सीधा लिंक ड्रग्स केस से है। एनसीबी ने सारा से पूछा कि वो सुशांत के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप में थी, ये रिलेशनशिप कब से कब तक था, क्या उन्होंने कभी सुशांत के साथ ड्रग्स लिया, वो सुशांत के साथ कहां कहां गई थी। इन सारे सवालों के जवाब एनसीबी ने सारा अली खान से मांगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट सीट की मांग उठाई है। यूएन असेंबली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को पहले तो भारत के योगदान की याद दिलाई और फिर यह सवाल पूछा कि भारत को आखिर कब तक फैसले लेने वाले ग्रुप से अलग रखा जाएगा। सदी बदल जाए और हम न बदले तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद है यूनाइटेड नेशन में। संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में पीएम मोदी ने ठोकी ताल। जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें जनरल असेंबली में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो चीन पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया उन्हें गौर से सुन रही थी। पीएम मोदी हर उस मुद्दे पर बोले जो देश और दुनिया से जुड़ा था। पीएम ने इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को मैसेज भी दिया, साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बड़ी और खास भूमिका के लिए हिंदुस्तान तैयार है। फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर क्यों टूट गया बीजेपी और अकाली दल का सालों पुराना याराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। किसान बिल का विरोध कर रही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। शनिवार को हुई अकाली दल की बैठक के बाद सुखबीर बादल ने यह फैसला किया। बीजेपी और अकाली दल का करीब 22 साल पुराना रिश्ता था। दोनों ने साथ मिलकर कई बार पंजाब में सरकार बनाई, केंद्र सरकार में भी साथ रहे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। एनडीए से अलग होने से पहले ही अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, शिवसेना के बाद अकाली दल ऐसी दूसरी पार्टी है जिसने मोदी सरकार पार्ट 2 में एनडीए का साथ छोड़ा है। तो एक तरफ बीजेपी और अकाली दल की 22 साल पुरानी दोस्ती टूट गई, लेकिन मुंबई में फडणवीस संजय राउत की मुलाकात से कैसे तेज हो गया है अटकलों का बाजार, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच कल मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच ग्रैंड हयात होटल में करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बातचीत का दौर चला। मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। इस बीच संजय राउत ने कहा, देवेंद्र फडणवीस से मिलना कोई अपराध नहीं है, वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कोई गुप्त बैठक नहीं थी, खुलेआम मिला हूं। सामना में उनके इंटरव्यू के संदर्भ में मुलाकात हुई है।
इससे पहले शरद पवार के भी इंटरव्यू किए हैं। आगे अमित शाह और राहुल गांधी के भी इंटरव्यू करने हैं सामना के लिए। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए अतीक के काले साम्राज्य पर अब कहां चला योगी सरकार का बुलडोजर। यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ यूपी प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के शार्प शूटर अरशद और राशिद की अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ कल प्रशासन ने कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंग्स बनाई गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर से इन अवैध इमारतों को ढा दिया। इस दौरान इन अवैध बिल्डिंग में रह रहे किराएदारों और अतीक अहमद के कुछ समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में।